हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो पिछले चैप्टर में हमने 7th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था। हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे सभी। तो आज हमारी जो सीक्वेंस है 6th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की, सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान की जो सीरीज है, उसका आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, विविधता एवं भेदभाव। इससे पिछले चैप्टर में हमने जाना विविधता क्या होती है और किन किन रूपों में होती है। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, अनेकता, भारत में विविधता में एकता है। तो कभी कभी ये विविधता भेदभाव का रूप ले लेती है। तो जानेंगे आज विविधता क्या होती है और भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है इस चैप्टर में। तो सीधे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मेनली हमारा फोकस रहता है कि हम अपने एग्ज़ाम या जो हमारे एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी रहेगा, उसकी दृष्टि से हम इसमें से जो मेन जो थीम है, जो मेन समरी, वो निकाल सके। वैसे जो ये भी जो चैप्टर्स चल रहे हैं इनमें कहानियाँ कुछ ज़्यादा होती है जो कि हमारे लिए कहीं से कहीं तक भी काम की नहीं है। तो इनसे मेन जिस्ट जो हम जानेंगे कि हमारे एग्ज़ाम के लिए ओवरऑल हमारे बेसिक्स बनाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने के लिए अच्छी है, तो हम उनको जानेंगे। स्टार्टिंग में इसमें मतलब विविधता और भेदभाव हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसमें जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ है उसमें दिया गया है कि हमारा जो भूगोल, हमारी जो ज्योग्राफी जहाँ हम रहते हैं, हमारी हिस्ट्री, हमारा बैकग्राउंड क्या है, इसकी ये डिपेंड करता है कि हम कैसे होने वाले हैं, हमारा बिहेव कैसा रहेगा, हम किन चीज़ों पर डिपेंड करेंगे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हम बोलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा। ये करता है हमारे, हम जिस कंडीशन में, जिस जगह पे रहते हैं और जो हमारा इतिहास है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो भारत की बात की जाए तो भारत में निर्जातीय विविधता है, मतलब विविधताओं का देश है भारत। इसमें लगभग 8 जो मुख्य धर्म होते हैं, जैसे हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, ये सभी की सभी धर्म इसमें पाए जाते हैं। भारत में सभी धर्म मिलेंगे, लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है यहाँ पे। जो मातृभाषाएं होंगी हर स्टेट की, हर क्षेत्र की अलग मातृभाषा, मतलब 1600 से ज़्यादा यहाँ पे मातृभाषाएं बोली जाती हैं। और 100 से भी ज़्यादा प्रकार के भारत में नृत्य किए जाते हैं। क्योंकि विविधता हमेशा खुश होने का कारण ही नहीं बताती। कई बार क्या होता है, हम अपने से अलग लोग जो अपने से अलग दिखते हैं या उनमें कुछ भी मतलब प्राकृतिक या जिनको जन्मजात कुछ भी ऐसी होगी जो हमसे अलग दिखेंगे, हम उनसे थोड़ा अजीब सा फील करेंगे, कुछ अलग सा महसूस करेंगे, जो जिनसे हम परिचित से लगते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते, कि जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं, और हम बहुत सारी राय बना लेते हैं, बहुत सारी उनको लेके बहुत सारी राय बना लेते हैं अपने आप को उनको लेके। तो ये जो राय होती है इनको बोलते हैं हम पूर्वाग्रह, जो अधिकतर नकारात्मक होती है। पूर्वाग्रह जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा ले, तो उसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। ये ज़्यादातर क्या होती है, नकारात्मक ही होती हैं, ज़्यादातर नकारात्मक होती हैं। ये ज़्यादातर नकारात्मक किस प्रकार से, जैसे किसी एक कम्युनिटी के व्यक्ति ने, कुछ व्यक्तियों ने अगर कोई एक काम कर दिया, तो हम उनको फिर मतलब उस कम्युनिटी के हर एक व्यक्ति को वो ही संज्ञा देंगे जो सिर्फ केवल कुछ लोगों ने किया था। जैसे आलसी कंजूस का एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे हमारे इधर लोकल देखे तो जो टीचर्स होते हैं ना, उनको कंजूस बोला जाता है कि टीचर सबसे ज़्यादा कंजूस होते हैं टीचर, और होते भी हैं सबसे ज़्यादा कंजूस। तो ये भी एक पूर्वाग्रह है जो पहले से बना हुआ है, मतलब कि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। इसके अलावा कुछ पूर्वाग्रह ऐसे होते हैं, जैसे इसमें दे रखा है कि शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, वहाँ के लोग बिगड़े हुए होते हैं, आलसी होते हैं। शहरों के लोगों के अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। हो सकता है ये रियलिटी हो, बट कुछ पूर्वाग्रह है। जैसे गाँव हम पूर्वाग्रह कई चीज़ों को लेके हो सकते हैं, हम कई चीज़ों को लेके पूर्वाग्रही हो सकते हैं। मतलब कैसे, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास को लेके, उनकी चमड़ी का रंग देख के, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस क्षेत्र से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, इन आधारों पर हम अपनी पूर्वाग्रह को सेट कर लेंगे, हमारे दिमाग में पहले से ऐसी सोच बैठा लेंगे। जो क्या करता है, एक कहीं ना कहीं पे एक भेदभाव को जन्म देता है दूसरे लोगों से, और अपने प्रति क्या होता है, एक भेदभाव को जन्म देता है। हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहेंगे, और जो हमारा व्यवहार है ना, उनको कई बार क्या होता है, उनको ठेस तक पहुंचा देता है। जिनको एक बॉयज़ एंड गर्ल, एक लड़का और लड़की में जो भेदभाव है, ये अनेक समाज है ना, लड़के और लड़कियों में अनेक तरह से भेदभाव करते हैं। हम सबसे परिचित है, हम सभी इससे परिचित है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं देखा होगा, हमने अपने ऊपर भेद भोगा, और कई बार कहीं ना कहीं हमें पता तक नहीं होगा कि हम इस बात में बहुत ज़्यादा
लड़कियों से अलग या फिर लड़के लड़कियों से बहुत ज़्यादा भेदभाव की स्थिति में होते हैं, जैसे चाहे वो एजुकेशन के स्तर पर हो, खान पान, बोल चाल हो, रहन सहन में हो, और भी जैसे फ्रीडम से रिलेटेड हो जाए, तो ये बहुत सारा भेदभाव होता है। एक पूर्वाग्रह इनका एक रीजन होता है, पूर्वाग्रह भी इनका एक रीजन होता है। जैसे पहले से पूर्वाग्रह बना होगा कि लड़के को, जैसे बचपन में ही जब कोई लड़का रोता है तो उसको बोलेंगे रो मत, तुम लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, लड़के रोते नहीं, रोना कमजोरी की निशानी होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, उसके ये पूर्वाग्रह उसके दिमाग में भी सेट कर दिए जाएंगे। अब होगा क्या, क्योंकि दोनों लड़के और लड़कियां दोनों रोना चाहते हैं, कभी कभी दोनों को रोने का मन करता है, खासकर जब उनको गुस्सा आए, दर्द हो। लेकिन क्या होगा, लड़कों को सिखाया गया है, लड़के को ये सिखाया गया है कि लड़के रोना किसकी कमजोरी की निशानी होती है, तो वे रो नहीं पाते, चाह कर भी नहीं रो पाते। इसलिए वे दूसरों के सामने अपना, अगर वो चाहेंगे ना तो चाह कर भी नहीं रो पाएंगे, क्योंकि उनको पता है जब वो रोएंगे तो उनका मजाक उड़ाया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये सिर्फ एक पूर्वाग्रह था जो उसके दिमाग में, जो लड़के के दिमाग में सेट कर दिया गया। इसके अलावा जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें समाज में हमने देखी होंगी, लड़कियां ऐसी, लड़के ऐसे, लड़कियां ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, ये नहीं करना, ये सिर्फ लड़के कर सकते हैं, बाहर नहीं घूमना लेट तक, ये भी पूर्वाग्रह है। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी, लेकिन फिर भी ये भेदभाव को दर्शाता है कि आप लड़के को अच्छा पढ़ाने के लिए भेजोगे, लड़की को कहीं ना कहीं अगर भेजोगे तो अभी की कंडीशन देखे तो भेज देते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से क्षेत्र ऐसे होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा, गांव के क्षेत्र में देखे तो बहुत हद से ज़्यादा ही भेदभाव किया जाता है, यहाँ तक कि खाने पीने तक का भेदभाव कराया जाएगा। और जब ये पूर्वाग्रह है ना, जब ये पूर्वाग्रह एक पक्की अवधारणा बन जाए, मतलब कि एक पूरे समाज के लिए या एक समूह के लिए एक धारणा बन जाए, एक पक्की धारणा बन जाए, जिसको रूढ़िबद्ध धारणा बोलते हैं, हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, पूरे समाज के लोग, उससे रिलेटेड सभी समाज के लोगों को, तो ये क्या बन जाती है, एक रूढ़िबद्ध धारणा बन जाती है। रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है, कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग होने के कारण कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में हम एक पक्की धारणा बना लेते हैं, जैसे एक पूरे समूह के बारे में ऐसी राय, क्योंकि वाजिब नहीं है, ठीक नहीं है एक समूह के बारे में, क्योंकि सॉरी, होता है ना, जैसे ये रूढ़िवादी धारणा मतलब ये होता है जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी के थीम पे कुछ लोगों का किया हुआ पूरे समाज में एक ऐसी धारणा बनवा देगा, एक ऐसी पूर्वाग्रह बना देगा जो कि कहीं ना कहीं पे, जो शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं या फिर उस समाज की कोई गलती नहीं होगी। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास, मतलब हाँ, हम उसके जो पूर्वाग्रह हमारे जो बनाए गए हैं, हमारे जो पूर्वाग्रह बनाए गए, जो धारणाएं बनाई, हमें सिर्फ उस समूह के, उस व्यक्ति के सिर्फ वो चीज़ें दिखेंगी। हम ये भी नहीं देख पाएंगे कि उसमें भी बहुत सारे गुण हो सकते हैं, बहुत सारे कुछ खास क्षमताएं हो सकती हैं। रूढ़िवादी धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों के एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इस धारणा का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणा हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में है। ये पूर्वाग्रह होते हैं। जैसे ये देखो, वे कोमल स्वभाव, मृदु स्वभाव की है, वे बहुत सुशील है, ऐसे कथन किन के लिए यूज हो सकते हैं? सिर्फ लड़कियों के लिए। ये भी पूर्वाग्रह देखो मेरी बनी हुई है, मैंने बता दिया सिर्फ लड़की, क्यों जरूरी है? लड़के सुशील नहीं हो सकते, कोमल नहीं हो सकते। जो पूर्वाग्रह और ये जो रूढ़िवादी धारणाएं होती हैं, ये भेदभाव के लिए कहीं ना कहीं, भेदभाव के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती हैं। इसके अलावा जो असमानता और भेदभाव, इनमें क्या वो है, असमानता और भेदभाव तब होता है जब पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, खास नौकरियों को रोकते हैं, नौकरियों को करने से किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, या एक ही कोई हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, ये तो क्या हो जाएगा, भेदभाव का रूप हो जाता है। लेकिन भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। पिछले पार्ट में हमने वो एक एग्जाम्पल आया था समीर फर्स्ट, समीर सेकंड का। उनमें भेदभाव तो था ही जातिगत रूप से, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अमीर गरीब वाली असमानताएं भी थी। तो हम लोग अपने से भिन्न प्रथाओं एवं रिवाजों को भी निम्न कोटि का मानते हैं, हम अपनी चीज़ों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो विविधता का एक पहलू है क्या,
मतलब ये असमानता, भेदभाव कहीं ना कहीं ये विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन जाता है। भेदभाव भेदभाव में अमीरी गरीबी, अगर दो के बीच में अगर अमीरी और गरीबी का डिफरेंस आ जाए तो इसको बोल देते हैं हम असमानता। भेदभाव का सामना कई जातिगत लोगों के द्वारा, समूहों के द्वारा खास क्षेत्रों को करना पड़ता है। इसके अलावा जैसे दलित शब्द, दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग की पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। अछूत से ज़्यादा मतलब उनको आप अछूत बोलो तो ऐसा लगेगा जैसे, इसका मतलब होता है जो अछूत से ज़्यादा पसंद दलित शब्द को करते हैं। तो दलित शब्द का मतलब क्या होता है? दलित शब्द का मतलब दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाया है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह एवं दलित भेदभाव के दलित लोभों को दबा कर रखा जाता है। सरकार ने ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति कहा जाता है, कह दी है, मतलब उनको संज्ञा दे दी कि इनको अनुसूचित जाति वर्ग में रखा जाएगा। जो कि भारत के एक महान नेता हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके बारे में, जिन्होंने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को अपने अनुभव के बारे में कुछ लिखा है। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में ये लिखा है कि 1901 में हुआ, जब वे केवल 9 साल के थे, महाराष्ट्र के कोरेगांव में। जाति प्रथा के बारे में क्या लिखा है कि जब वे उनको कहीं जाना था अपने पिताजी से मिलने, तो अपने भाइयों के साथ जाते हैं ट्रेन से उतर के। उनको जिस जगह पे जाना था उसको नाम था कोरेगांव। कोरेगांव जाना था, तो कोरेगांव में क्या था, जाने के लिए वे अच्छे कपड़े पहन के, सूट बूट लगा के सही से खड़े थे। उनको आगे जाने, ट्रेन से उतर गए, स्टेशन पे आगे, कोरेगांव थोड़े दूर था, उनको जाने के लिए कुछ गाड़ी वगैरह नहीं मिल रही थी। तो स्टेशन मास्टर उनके पास आता है और उनको देख के वो समझता है कि ब्राह्मण के होंगे। ब्राह्मण मतलब दिखने में ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, तो उन्होंने सोचा ब्राह्मण के। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूछा मास्टर साहिब ने पहले, कि जो स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने कि आप कौन हो, तो जो भीमराव अम्बेडकर जी के मुंह से सीधा निकल गया, क्योंकि उनको नहीं पता, नहीं, उनको थोड़ी ना पता था कैसा कुछ होने वाला। उनके मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। मतलब मुंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना गया था। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की कहानी में ये है कि वो स्टेशन मास्टर भी वहाँ से ये सुनते ही चला गया, और बहुत मतलब शाम हो, मतलब उनको वेट करते करते शाम, और यहाँ तक कि रात होने को आई, लेकिन इतनी सारी गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ वहाँ पे थी, लेकिन कोई भी, क्योंकि वहाँ पे धीरे धीरे सबको पता चल गया था कि ये महार जाति से हैं, तो कोई भी उनको लेने, मतलब कोई भी उनको छोड़ने के लिए, जहाँ पे वे जा रहे थे कोरेगांव पिताजी से मिलने, क्योंकि पिताजी नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, तो कोई भी तैयार नहीं हुआ। बस गलती क्या, सिर्फ बात सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया कि वे सिर्फ महार है। तो ये जातिगत जो उस टाइम पे जो भेदभाव था, उस पर भीमराव अम्बेडकर ने, जो जिनको दलितों, जिन्होंने जाति प्रथा को, जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ था, उसके लिए लड़ाई लड़ी थी, जाति प्रथा को ख़त्म करने के लिए। इनके बारे में कुछ दिया हुआ है कि मतलब इनका क्या, मतलब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कि इनका जन्म 1891 से 1896 में हुआ था। भारत के संविधान के पिता कहा जाता है इनको, दलितों के सबसे बड़े नेता कहा जाता है। अम्बेडकर दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। ये महार जाति में जन्म हुआ था। महार लोग गरीब होते थे, इनके पास ज़मीन नहीं थी, और बच्चों को वहीं काम करना पड़ता था जो खुद करते थे। कौन? ये गांव से बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अम्बेडकर जी अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। वकील बनने ये इंग्लैंड चले गए। दलित वर्गों को कॉलेज स्कूल भेजने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया। सरकारी नौकरी के लिए भी कहा कि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। दलितों को मंदिर में भी प्रवेश करने के नहीं किया, मतलब प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो इन्होंने बहुत से प्रयास किए अम्बेडकर जी के नेतृत्व में। आखिर में इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म से अपना धर्म चेंज कर लिया, बौद्ध धर्म, क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार की ऐसी जाति प्रथा है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, लोगों को देख के छुआछूत ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए इन्होंने अंतिम टाइम पे बौद्ध धर्म को अपनाया था, और ये चाहते थे कि एक ऐसा समाज बनाए कि जिसमें मतलब सभी की इज्जत हो, न कि कुछ लोगों की। ये ऐसा समाज बनाना चाहते थे। इन्होंने जो क्या किया, धर्म परिवर्तन कर लिया। अंत में आके इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव नहीं दिखा।
ये सारी कहानी चल रही है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, चुपचाप खड़े रहे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। स्टेशन मास्टर जी भी गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, मतलब किसी ने अगर डबल पैसे देने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पैसों की बात थी ही नहीं। बात थी तो जो बना हुआ सिस्टम था, जो सिस्टम बना हुआ था कि छुआछूत वगैरह, ऐसा जो सिस्टम बना हुआ था वो था। तो अब पढ़ेंगे समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन में आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल है। दलित औरतों एवं जनजातीय लोगों, किसानों के जीवन के जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ भी उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले की बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया था। वहीं शिक्षा, दलितों के लिए शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया। किसानों एवं दलितों ने अपनी जमींदारों एवं ऊंची ब्याज के दरों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया। ये संघर्ष दिखा रहे हैं कि समानता पाने के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ा। शिक्षा के अधिकार के लिए, अपने ऊंची ब्याज दरों से, कर से छुटकारा पाने के लिए, मंदिरों में प्रवेश करने के लिए। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि समाज में कैसे भेदभाव फैल रहा है, लोगों के खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। और कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने तो थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी जाति, मतलब दलितों के लिए लड़ाई लड़ी थी, जाति प्रथा को खत्म करने के लिए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया था हमारे संविधान में, क्योंकि संविधान में किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, क्योंकि हम सभी को एक भारतीय रूप में जोड़ते, भारतीय के रूप में जोड़ता है संविधान। सिर्फ भारतीय, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता नहीं, जो छुआछूत है, उसको अपराध की तरह देखा जाता है। जो अस्पृश्यता मतलब आर्टिकल जो 17 है, आर्टिकल जो 17 है, उसमें अस्पृश्यता का अंत दे रखा है। एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि अब अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत से रिलेटेड, की जिसको दंडनीय अपराध बना दिया गया। ऐसे कानून को खत्म कर दिया गया है। इसे कानूनी रूप से किसको, छुआछूत को खत्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद से अब काम चुन सकते हैं, आज़ाद हैं, नौकरियां कर सकते हैं, जहाँ मतलब कहीं पे भी जा सकते हैं। उनको इस प्रकार जातिगत आधार पर, भेदभाव के आधार पर नहीं रोका टोका जा सकता। इसके अलावा विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने की एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। संविधान के लेखकों ने भी कहा है ऐसा। और इसके अलावा उन्होंने यह महसूस किया है कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, भाषा बोलने, त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक भाषा, धर्म, त्यौहार सबके लिए अनिवार्य ही बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकारें सभी धर्मों के बराबर मानेंगे। इसलिए भारत क्या है, संविधान बनाते टाइम उन्होंने जोर दिया कि सभी धर्मों को एक समान माने। इसलिए भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तभी बोला हमने, भारत में 8 प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, और वो 8 प्रकार मतलब विविधता को दर्शाता है, भारत की विविधता को दर्शाता है। जहाँ लोग बिना भेदभाव के धर्म का पालन करते हैं, उसको धर्मनिरपेक्ष देश बोलेंगे। एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखते हैं, इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे। तो ये था। हालांकि हमारे भारत के संविधान के विचारों पर जोर दिया गया है। यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता क्या है, आज भी मौजूद है। आज मतलब सिर्फ कहने को और सिर्फ करने को, मतलब कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन आप देश के इतने क्या बहुत हिस्सों में जाओगे, बहुत हिस्सों में देखोगे, तो जो ये इनइक्वालिटी है, अस्पृश्यता, वहीं गाँव की बात की जाए, जहाँ पे अभी मतलब कि अभी तक भी छुआछूत जैसे जो कुप्रथाएं हैं वो अभी भी विद्यमान है। क्योंकि सरकार के स्तर पर कोशिश की जा रही है, लेकिन गाँव में या कई शहर के भी क्षेत्र ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक, आज तक भी समानता मौजूद होगी, असमानता मौजूद होगी, जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों को संघर्ष, उनके आंदोलन एवं सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो प्राइमबल है हमारी, हमारी प्राइमबल मतलब जो प्रस्तावना उद्देशिका है, उसमें भी मतलब भेदभाव के लिए, असमानता के लिए, मतलब कि जैसे एकता और अखंडता की बात की गई है। पहले तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की बात की, जैसे राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की बात की गई है। बंधुता मतलब भाईचारा,
देखो इसमें भाईचारा बढ़ाने के लिए ये हमारे संविधान जब लागू हुआ था तो प्रस्तावना पंथ निरपेक्ष की बात की गई है। पंथ निरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म के प्रति राज्य कोई मतलब राज्य होगा किसी एक धर्म के प्रति अपना ना तो मतलब किसी एक धर्म को सपोर्ट करेगा ना किसी स्पेशल धर्म के प्रति ऐसे बेकार रवैया रखेगा। सरकार सभी धर्मों की जो राज्य होगा, राज्य मतलब यहाँ पे राष्ट्र सरकार देश राज्यों से भी हो गया, वहीं संसद होगी, उसमें राज्य विधानमंडल हो गया और भी सारे संगठन। तो ये किसी भी धर्म किसी एक स्पेशल धर्म के प्रति ऐसे अपना नकारात्मक रवैया नहीं रखेंगे, सभी को समान मानेंगे। तो आप देखो प्रस्तावना पंथ निरपेक्षता शब्द, राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द, बंधुता शब्द और ये समता शब्द, अवसर की प्रतिष्ठा की समता शब्द, ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं क्या दर्शाते ही हैं कि ये देश में असमानता को एवं छुआछूत जो है, ये जो एक इनइक्वलिटी जो बनी हुई है, जो भेदभाव जो बना हुआ है, उसको संविधान की तरफ से तो इनको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन ज़रूरत है इसको भी धरातल पे उतरने की। बहुत से अगर एक देखे तो ब्रीफ एक डिटेल में देखे तो मतलब कि बहुत से क्षेत्र में होता मतलब धीरे धीरे होता जा रहा है कि जैसे जैसे मॉडर्न कल्चर, तो कम से कम नहीं तो ये जो भेदभाव है ये तो कम हो ही रहा है। असमानता की तो ये गरीबी अमीरी की असमानता तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इसको ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो अब आज भी बहुत ज़्यादा भेदभाव पाया जाता है लोगों के बीच में। तो इसको कहीं ना कहीं कम करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा चैप्टर था, सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा है। ये हमारा विविधता एवं भेदभाव वाला चैप्टर था। उम्मीद है इसमें से आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो। इसके अलावा अगर कोई राय हो, कोई सजेशन वगैरह, तो आप अपने कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आपका वेलकम है। धन्यवाद।